तो इसमें हम लोगों का पहला टॉपिक जो स्टार्ट होता है उसका नाम है स्ट्रेस। तो देखिए स्ट्रेस क्या होता है। बहुत सारे लोगों के पास, जैसे आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे लोग बहुत ही कन्फ्यूजन में रहते हैं कि स्ट्रेस क्या है, क्योंकि लोग बोल देते हैं फोर्स अपॉन एरिया। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए स्ट्रेस की जो एक्चुअल डिफिनीसन होती है, क्योंकि देखिए यहाँ पूरे सोम में हम लोग ना इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स के बारे में ही पढ़ेंगे, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स के बारे में ही पढ़ेंगे। तो स्ट्रेस की जो डिफिनीशन आपके पास होती है ये होती है, स्ट्रेस इज डिफाइंड एज इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स। स्ट्रेस इज डिफाइंड एज इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से, टाउ से, और इसका जो फार्मूला होता है इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया। लेकिन इसको लोग जनरली बोल देते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। जैसे देखिए एग्जांपल के लिए सपोज करिए ये आपका कोई एक बार है और इस पर आपने ये लोड लगाया P, ठीक। तो जब आप स्ट्रेस को कैलकुलेट करेंगे, ठीक, स्ट्रेस, तो सिग्मा बराबर, जैसे यहाँ पे P लोड लग रहा है तो लिख देते हैं P/A, इसका एरिया ये। यदि आप थोड़ा सा मैकेनिक्स पढ़े होंगे, मैकेनिक्स पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, जब इसका आप ये BD बनाएंगे, जैसे आप इस सेक्शन पे, चलिए इस पॉइंट पे हमने एक सेक्शन काट रहा है और इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, ठीक। जब आप ये BD बनाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि इंटरनल फोर्स भी कितने हैं। तो जब इसको आप यहाँ से सेक्शन काट रहे हैं, आपने कुछ ऐसे काटा, ठीक, तो ये फोर्स आपका P लग रहा है। पूरी कहानी देखिए रेस्ट में चल रही है, ठीक। तो इधर का आपका जो फोर्स P लग रहा है तो क्या होगा भाई, आपने इसको ऐसे काटा है। एक सेकंड, थोड़ा हम डिलीट करते हैं और काफ़ी आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस फोर्स को, ठीक, इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए आप इधर इक्विलिब्रियम में लाने के लिए एक फोर्स आपका इधर लगेगा, और ये भी एकदम इक्वल ही लगेगा, मीन्स यहाँ पर भी P ही लगेगा। और इस जब यहाँ पे ये लगेगा तो यहाँ पे आपका इस डायरेक्शन में भी P फोर्स लगेगा, क्योंकि यहाँ से भी आपने भाई ये रहा आपका ये, ठीक। यदि आपको तीसरे पार्ट में पूरा आप अच्छे से ये BD बनाना चाहेंगे तो इधर का जो फोर्स लगेगा ये ऐसे लगेगा। तो जाकर के आपकी ये जो पूरा है ये आपका एक तरीके से कह सकते हैं इक्विलिब्रियम में है। तो जब हमने यहाँ ये काटा तो जो ये चीज़ आई, ठीक, ये वाला जो पोर्शन आया, तो यही है आपका इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स, इंटरनल फोर्स है। और ये जो आपका इंटरनल फोर्स निकल के आया है P बराबर, ये है आपका इंटरनल फोर्स। तो इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि लोग बोल देते हैं सिग्मा इक्वल टू या फिर स्ट्रेस इक्वल टू बोल देते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। लेकिन देखिए एक्चुअली वो फोर्स पर यूनिट एरिया नहीं होता है, वो होता है इंटरनल फोर्स, ठीक। तो यदि आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आप जान जाएं ये होता है इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये देखिए काफ़ी छोटा सा स्ट्रेस चीज़ है। तो ये स्ट्रेस के बारे में आपको हमने जानकारी दी। अच्छा, अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए जो स्ट्रेस आप मेजर कर रहे हैं वो कहाँ पे मेजर कर रहे हैं, आप एरिया पे मेजर कर रहे हैं या फिर किसी पॉइंट पे मेजर कर रहे हैं। जैसे हमने भाई आप जैसे यहाँ पे फार्मूले में लिखे हैं इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया, तो लोग जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक। तो लोग बोल देते हैं कि जो हम लोग स्ट्रेस को मेजर करते हैं, ठीक, जैसे इट इज मेजर्ड एट व्हाट, एरिया या फिर पॉइंट, तो इसका आंसर होगा एट अ पॉइंट। आप स्ट्रेस एक पॉइंट पे मेजर करते हैं, ठीक। आप स्ट्रेस को किसी एक पॉइंट पे मेजर करते हैं। जैसे हमने पूछा आपसे कि इस पॉइंट पे चलो बताओ स्ट्रेस, ठीक, तो आप इस पॉइंट पे स्ट्रेस मेजर करेंगे। तो स्ट्रेस एक पॉइंट पे मेजर किया जाता है।
दूसरी यार ये देखो, जो स्ट्रेस होता है ना, इट इज़ अ टेंसर फिजिकल क्वांटिटी, मतलब इट इज़ अ टेंसर फिजिकल क्वांटिटी। तो अगला टॉपिक देखिए हम लोगों का जो आता है, भाई हमने आपको स्ट्रेस बता दिया, तो आप लोग ये भी पूछेंगे कि बताइए कितने प्रकार के स्ट्रेस होते हैं। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। तो देखिए इसको बेसिकली दो टाइप में बांटा गया है। पहले को यार बोल देते हैं हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस, ये है नॉर्मल स्ट्रेस। और दूसरा जो है ये है शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस। और नॉर्मल स्ट्रेस भी आपका दो तरीके का होता है, एक देखिए टेंसाइल हो सकता है, दूसरा कंप्रेसिव हो सकता है। आप लोग टेंशन ना लीजिए, मतलब आप लोग चिंता ना करिए, हाँ, काफ़ी अच्छे से हम इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो एक आपके पास हो सकता है, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हमसे हो गया, एक देखिए होता है एक्सियल स्ट्रेस, नॉर्मल में उसको बोल देते हैं हम लोग एक्सियल स्ट्रेस। और एक्सियल स्ट्रेस में आपके पास होता है टेंसाइल, और उसको बोल देते हैं आप लोग कंप्रेसिव। तो इसमें आपके पास आ जाता है टेंसाइल और दूसरा आ जाता है आपके पास कंप्रेसिव। और दूसरा आपके पास होता है बेंडिंग स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस। देखिए दोनों जनरेट कैसे होता है, देखिए जैसे ये आपका कोई एक बार है, ठीक, आपने ये इसका एक्सिस हो गया, ठीक, आपने इसके एक्सिस पर फोर्स कोई लगा दिया, ठीक, ये कलर विजिबल नहीं है, कलर चेंज करते हैं हम, ये कलर विजिबल होना चाहिए। आपने इस तरीके का फोर्स लगा दिया, ठीक, ये पी, ये आपने टेंशन फोर्स लगा दिया। जब आपने टेंशन फोर्स लगा दिया, ठीक, फोर्स जो है आपका टेंशन में है, तो इसके कारण जो स्ट्रेस आएगा, ठीक, बार में, इस स्ट्रेस को बोल देते हैं हम लोग टेंसाइल स्ट्रेस। यदि इसी चीज़ को आप इधर कंप्रेस करते, जैसे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा देते हैं, ठीक, तो ये आपका हो जाता है कंप्रेसिव फोर्स। यदि इसी फोर्स को आप ऊपर से ऐसे लगा देते हैं, ठीक, ऐसे पी, तो ये आपका बेंड करने की कोशिश करता, ठीक, बेंड होने की कोशिश करता, तो ये आपका आ जाता है बेंडिंग स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेस में यही आपके तीन तरीके के आते हैं, ठीक, ये आपके दो तरीके के आते हैं, जिसमें एक है आपके पास एक्सियल स्ट्रेस, दूसरा है आपके पास बेंडिंग स्ट्रेस। एक्सियल स्ट्रेस में आपके पास है एक टेंसाइल और दूसरा है आपके पास कंप्रेसिव। इसके बाद देखिए आते हैं शियर स्ट्रेस, ठीक। शियर स्ट्रेस भी बेसिकली दो तरीके का होता है, एक आपका आ जाता है डायरेक्ट शियर, ठीक, डायरेक्ट शियर, आगे हमने पिक्चर भी ले रखा है तो उसमें आपको हम दिखाएंगे। और दूसरा जो आता है टॉर्सनल शियर, टॉर्सनल शियर। डायरेक्ट शियर क्या है, आपने शियर फोर्स डायरेक्टली लगा दिया, ठीक, तो उसके कारण जो स्ट्रेस आएगा उसको आप बोलेंगे डायरेक्ट शियर स्ट्रेस। और यदि आप टॉर्सन लगा रहे हैं उसके कारण जो आएगा स्ट्रेस, उसको बोलेंगे आप टॉर्सनल शियर स्ट्रेस। यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं आप, ये हमारे पास कोई सिलेंडर है, ठीक, कोई बॉडी है, और इस बॉडी की जो इनिशियल लेंथ है, ठीक, इनिशियल लेंथ है ये एल है, ठीक, इस इनिशियल लेंथ एल है, इसको हमने भाई टेंशन फोर्स लगा के खींचा, ठीक, खींचा, तो ये देखिए इसके लेंथ में थोड़ा सा इंक्रीमेंट आया, इलोंगेशन हो गया, ठीक, तो जो इलोंगेशन आया डेल्टा एल, ठीक, तो इसका जो लेंथ थी, लेंथ बढ़ करके एल प्लस डेल्टा एल हो गई। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ का नेचर यही होता है कि आपके मेंबर की जो लेंथ है उस लेंथ को बढ़ा देगा, ठीक, ये कुछ इस तरीके से होता है। कंप्रेसिव, आपने कंप्रेस किया, आपने दबाया, ठीक, इनिशियल लेंथ एल थी स्टार्टिंग में, और जब आपने उसको कंप्रेस किया तो ये थोड़ी सी आपकी लेंथ देख पा रहे होंगे यहाँ पे घट भी गई है, तो ये एल माइनस डेल्टा एल हो गई। तो ये है आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस जो है आपका कंप्रेशन लोड के कारण आता है, टेंसाइल स्ट्रेस जो है टेंशन लोड के कारण आता है। और देखिए नीचे आप देख पा रहे होंगे ये है शियर,
ये कहानी है शियर स्ट्रेस की। देखिए आप जैसे ये पूरा आपका एक ब्लॉक रखा गया है और हाथ से आप इस पर लोड लगा रहे हैं, ठीक, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे, तो ये जो है ये नॉर्मल स्ट्रेस आपका प्रोड्यूस कर रहा है, वो भी कंप्रेशन में, ठीक। ये किस में है? ये कंप्रेशन में है, ठीक। लेकिन आप इसी को स्लाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा आप देख पा रहे होंगे फिगर से, आप कुछ इसको ऐसे, ठीक, लोड भी लगा रहे हैं, नीचे भी दबा रहे हैं, साथ में इसको स्लाइड भी करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। तो ये जो है ये आपका शियर, आप इस पर शियर फोर्स लगा रहे हैं और जो शियर फोर्स के कारण स्ट्रेस आ रहा है, ठीक। जैसे इसका हम थोड़ा सा ब्लॉक में यदि दिखाना चाहें, जैसे ये आपका कोई बॉडी हो गया, ठीक, ये रेस्ट में है, आपने इसके ऊपर ऐसे ऊपर से लोड लगाया, ठीक, तो होगा क्या, ये कुछ इस तरीके से डिफॉर्म होगी, ठीक, इस तरीके से, क्योंकि आपने ऐसे लोड लगाया है। तो ये जो कहानी है ये आती है शियर स्ट्रेस की। तो इस तरीके से शियर स्ट्रेस बॉडी में आता है। अगला टॉपिक हम लोगों का स्टार्ट होता है भाई स्ट्रेस के बाद स्ट्रेन का। तो अगला पॉइंट हम लोग स्टार्ट करते हैं स्ट्रेन। तो स्ट्रेन क्या होती है? क्योंकि स्ट्रेन भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। हाँ, बहुत लोगों को इसमें भी कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि फार्मूले जो वो लोग पढ़ लेते हैं, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, उनको लगता है कि स्ट्रेस आप बढ़ाते जा रहे हैं तो स्ट्रेन बढ़ती जाएगी। इस चीज़ पे हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले आप जान जाइए स्ट्रेन क्या होता है। स्ट्रेन देखिए ये है मेजरमेंट ऑफ डिफॉर्मेशन। जैसे आपने स्ट्रेस लगाया, जैसे इस पे लगाया था आपने स्ट्रेस, ठीक, इस पर आपने फोर्स लगाया था, तो इसके लेंथ में जो इंक्रीमेंट आ गई थी, इंक्रीमेंट या फिर इसके लेंथ में जो डिक्रीमेंट आई, इसका जो मेजरमेंट आप कर रहे हैं, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेन, ठीक। ये जो चीज़ होती है इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेन। स्ट्रेन की भी आप यदि डेफिनेशन लिखना चाहेंगे तो स्ट्रेन इज डिफाइंड एज मेजरमेंट ऑफ डिफॉर्मेशन, जैसे सेम स्ट्रेस एक पॉइंट पे जो था, स्ट्रेस किसी एक पॉइंट पे आप कैलकुलेट कर रहे थे, उसी प्रकार से स्ट्रेन को भी आप एक पॉइंट पर ही मेजर करेंगे। तो अगला पॉइंट हम लोगों का ये हो जाएगा, स्ट्रेन इज मेजर्ड एट अ पॉइंट, ठीक। जो आपकी स्ट्रेन है, ठीक, जो आपकी स्ट्रेन है, स्ट्रेन देखिए किस प्रकार की होगी, किस टाइप की स्ट्रेन होगी, तो आप ये बोल सकते हैं टाइप ऑफ स्ट्रेन जो है आपका, ठीक, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। ये टोटली की टोटली डिपेंड कर जाएगी टाइप ऑफ फोर्सेस पर, टाइप्स ऑफ फोर्स पर, किस प्रकार से आप उसमें फोर्स लगा रहे हैं। जैसे यदि आप टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं, ठीक, टेंसाइल स्ट्रेस दे रहे हैं तो टेंसाइल स्ट्रेन आएगी, कंप्रेसिव दे रहे हैं तो कंप्रेसिव आएगी, यदि आप शियर दे रहे हैं तो शियर आएगी। तो उसके बेसिस पे यदि आप देखना चाहें तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, यदि हम अगले स्लाइड में लेके चलें, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। तो देखिए ये आपके पास एज, जैसा कि हमने पीछे आपको बताया, नॉर्मल स्ट्रेन आ जाएगी, नॉर्मल स्ट्रेन, और आपको दूसरा मिल जाएगा शियर स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेन जो आपकी आएगी ड्यू टू चेंज इन लेंथ, ये जो आपकी आएगी नॉर्मल स्ट्रेन ये आपकी आएगी ड्यू टू चेंज इन लेंथ, ठीक, लेंथ में चेंजिंग होने के कारण, या फिर लेंथ आपका जो है बढ़ जा रहा है या फिर लेंथ घट जा रहा है,
ठीक, इसके कारण जो स्ट्रेन आ रही है ये जो है इस चीज़ को, तो हम आपको बता रहे थे नॉर्मल स्ट्रेन। ठीक, तो जो नॉर्मल स्ट्रेन आती है, ठीक, ये ड्यू टू चेंज इन लेंथ आती है, या फिर आपके लेंथ में आपका जो लेंथ है वो बढ़ रहा है या फिर लेंथ आपका घट रहा है। बढ़ेगा कब? जब आप उस पर टेंसाइल फोर्स लगाएंगे तो टेंसाइल स्ट्रेस आएगा। जब टेंसाइल स्ट्रेस आएगा तो टेंसाइल स्ट्रेन आएगी, और टेंसाइल स्ट्रेन आएगी तो उसके लेंथ में इलोंगेशन होगा। ठीक, यदि आप उस पर कंप्रेसिव लगाएंगे, ठीक, कंप्रेसिव लगाएंगे तो कंप्रेशन की कहानी होगी। ठीक, तो आपका जो लेंथ है घट जाएगा। तो इसमें भी यार दो तरीके के जो है आपके पास स्ट्रेन आते हैं। तो वो दो टाइप्स के कौन कौन हैं इनको भी हम आपको बता दे रहे हैं। एक देखिए होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक, ये जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होता है ये अलोंग द लेंथ आता है, या फिर कंप्रेस करेगा या फिर या फिर कंप्रेसिव होगा या फिर टेंसाइल होगा, या फिर आपकी लंबाई जो है इलोंगेट होगी या कॉन्ट्रैक्ट होगी, या तो घटेगी या तो बढ़ेगी। तो ये जो आता है इसको बोलते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, और ये आता है अलोंग द लेंथ। ठीक, अलोंग द लेंथ। और जो दूसरा इसमें है, ठीक, इस चीज़ को बोलते हैं हम लोग लेटरल स्ट्रेन। ठीक, लेटरल स्ट्रेन। और लेटरल स्ट्रेन के बारे में हम आगे काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे जब पॉइजन रेशियो की कहानी होगी। देखिए, अच्छा, आपको हम मोटा मोटा इन्फॉर्मेशन आप इसके बारे में दे दे रहे हैं लेटरल स्ट्रेन होता क्या है। जैसे आपका ये कोई एक मेंबर है, ठीक, आपने किया क्या कि इस मेंबर पे आपने टेंसाइल फोर्स लगाया। ठीक, आप लगाने के लिए कंप्रेसिव फोर्स भी लगा सकते हैं। तो होगा क्या, इस मेंबर की जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी। ठीक, जैसे पहले यल थी इनिशियल, तो और इसके पास जो इसकी विड्थ थी, ठीक, बी थी, तो इसके लेंथ में इंक्रीमेंट हो जाएगा। ये आपका जो यल है, यल प्लस डेल्टा यल आ गया। ठीक, आपने क्योंकि इस पर टेंसाइल फोर्स लगाया था कोई पी। लेकिन देखिए हुआ गया, साथ ही साथ इसकी जो विड्थ थी, जो इसकी चौड़ाई थी, जो इसकी मोटाई बोल सकते हैं, इसमें आप देखेंगे तो ये इसमें डिक्रीमेंट आ गया है, ये कम हो गया है। ये यहाँ बी है तो ये इसको आप बोल सकते हैं बी माइनस डेल्टा बी। तो इसी चीज़ से रिलेटेड है आपकी लेटरल स्ट्रेन। ठीक, समझ रहे हैं? मतलब एक डायरेक्शन में तो बढ़ रहा है, लेकिन दूसरे डायरेक्शन में क्या हो रहा है कि उसके डायमेंशन में डिक्रीमेंट हो रहा है, उसका डायमेंशन डिक्रीज कर जा रहा है। तो इस तरीके का जो स्ट्रेन है ना, ये स्ट्रेन को हम लोग बोल देते हैं लेटरल स्ट्रेन। और लेटरल स्ट्रेन के बारे में हम काफ़ी अच्छे तरीके से आगे डिस्कस करेंगे, तो उसके लिए आप टेंशन ना लीजिए। और दूसरा आपके पास है शियर स्ट्रेन। और जो है आपका शियर स्ट्रेन ये आता क्यों है, तो ये भैया आपका आता है ड्यू टू एंगुलर डिफॉर्मेशन। एंगुलर डिफॉर्मेशन, तो अभी हमने आपको दो तरीके का बताया था स्ट्रेस। आपको हमने बताया था नॉर्मल स्ट्रेस, दूसरा बताया था शियर स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेस के कारण आ गया आपके पास नॉर्मल स्ट्रेन, और शियर स्ट्रेस के कारण आपके पास आ गया शियर स्ट्रेन। लेकिन स्ट्रेन में एक और कहानी ऐड होती है, और उस कहानी को हम लोग बोलते हैं वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक, इस चीज़ को बोलते हैं हम लोग, तीसरा जो आता है आपके पास वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये क्यों आता है, ये ड्यू टू वॉल्यूम चेंज, ड्यू टू वॉल्यूम चेंज। ठीक, तो मटेरियल का जो वॉल्यूम जो है चेंज होता है, उसके कारण जो स्ट्रेन आता है, उस स्ट्रेन को बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो यार, जहाँ तक हम उम्मीद कर रहे हैं, हमने आपको काफ़ी अच्छे तरीके से और काफ़ी अच्छे वे में स्ट्रेस और स्ट्रेन को समझा दिया। कितने टाइप के स्ट्रेस होते हैं ये भी हमने आपको बता दिया, कितने टाइप की स्ट्रेन होती है ये भी हमने आपको बता दिया। आइए हम लोग लेक्चर नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं, और इसमें ये है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर माइल्ड स्टील। तो दोस्तों, आप लोग अपने कॉलेज में एक मशीन देखी होगी सोम के लैब में, जिसको बोलते हैं यूटीएम, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। इस टेस्टिंग मशीन में हम लोग करते क्या है, माइल्ड स्टील को लेते हैं और इसका टेंसाइल टेस्ट चेक करते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक करते हैं।
और जो हम लोगों का स्पेसिमेन होता है, स्पेसिमेन का जो शेप होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। तो डायग्राम को बनाने में थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन इसका जो शेप होता है वो इस तरीके का होता है। ठीक, ऐसा शेप बनाते हैं। ये आपका बना होता है माइल्ड स्टील का। ठीक, ये होता है आपका माइल्ड स्टील का। इसको बोलते हैं हम लोग स्पेसिमेन। इसको यूटीएम में लगाते हैं। ठीक, कुछ यूटीएम आपकी मशीन जो होती है वो एक ऊपर उसका ऐसे होता है, ऐसे इस तरीके से स्पेसिमेन को डालते हैं, और जब लोड देना स्टार्ट करते हैं तो इसमें टेंशन स्टार्ट हो जाता है। जब टेंशन आना स्टार्ट हो जाता है तो मीन्स ऑब्वियस सी बात है कि इसमें स्ट्रेस आना स्टार्ट कर देगा। तो जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो बिहेवियर होता है, ठीक, जो इस माइल्ड स्टील में टेस्टिंग के दौरान जो आता है, उस चीज़ को हम लोग प्लॉट करते हैं। जब प्लॉट कर देते हैं तो इस चीज़ को बोल देते हैं हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। ठीक, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि हमेशा 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं AKTU में। साथ ही साथ यदि आप फ्यूचर में गेट की तैयारी करते हैं या फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज देते हैं या फिर आप AE या JEE का एग्ज़ाम देते हैं, तो वहाँ पे कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पूछे जाते हैं, क्योंकि ये टॉपिक जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो इसका वाई एक्सिस होता है, ठीक, ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस पे हम लोग स्ट्रेस को दिखा देते हैं, और जो इसका एक्स एक्सिस होता है, इस एक्स एक्सिस पे हम लोग स्ट्रेन को दिखा देते हैं। ठीक, उससे पहले हम आपको एक दो चीज़ और अच्छी जानकारी दे दें स्पेसिमेन के बारे में। ठीक, तो इस वाली जो लेंथ होती है, ठीक, ये यहाँ से और यहाँ तक की, इस लेंथ को हम लोग बोलते हैं गेज लेंथ। ठीक, इस चीज़ को बोलते हैं हम लोग गेज या फिर गेज लेंथ। तो ये आपका होता है गेज। ठीक, इस चीज़ को बोलते हैं गेज। और इसकी जो बोल सकते हैं हाइट होती है वो 2 इंच होती है। हमने कुछ दिन पहले स्टील स्ट्रक्चर के लिए एक वीडियो लिया था, स्टील स्ट्रक्चर के लिए एक लेक्चर लिया था। उस लेक्चर में हमने इस चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्कस किया, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स के पास एक कन्फ्यूजन होती है। उस कन्फ्यूजन को हमने दूर करने के लिए इस चीज़ को वहाँ पे दोबारा से डिस्कस किया। ठीक, यहाँ पे वैसे हम आपको फिर से काफ़ी अच्छे डिटेल वे में डिस्कस करेंगे। ये जो इसकी डाया होती है, ठीक, ये आपका 0.5 इंच की होती है, 0.5 इंच। ठीक, इसकी जो डाया होती है 0.5 इंच होती है। तो ये इसके बारे में बेसिक आपको हमने आइडिया दे दिया, जो आपका स्पेसिमेन है। जब आप स्पेसिमेन को यूटीएम में रखेंगे, ठीक, यूटीएम में टेस्ट करने के लिए रखेंगे, इसके बाद जब आप लोड अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे, और लोड आप सडन नहीं देंगे, ठीक, लोड आप जो अप्लाई करेंगे वो ग्रेजुअल लोड अप्लाई करेंगे। आप ग्रेजुअली लोड देंगे, मीन्स धीरे धीरे लोड देंगे। जैसे आप पहले 0, फिर 5, 10, 15, मीन्स इस तरीके से आप धीरे धीरे लोड को बढ़ाते जाएंगे। सडन आप लोड को नहीं बढ़ाएंगे। तो जो पूरा टेस्ट किया जाता है, टेस्ट ही आपका ग्रेजुअल लोड पर किया जाता है। तो जब आप टेस्टिंग स्टार्ट करेंगे तो जो आपके पास डेटा आएगा उससे कुछ इस प्रकार का कर्व बन के निकलता है। ठीक, ये आपका यहाँ तक लीनियर जाएगा। ठीक, इसके बाद आपका थोड़ा से यहाँ तक पूरा आपका स्ट्रेट है। इसके बाद थोड़ा से यहाँ पे कर्व लेगा, ये इतना वाला पार्ट। ये आपका पॉइंट हो गया A, ये पॉइंट, इस पॉइंट को बोल देते हैं B। फिर ये आपका बढ़ता जाएगा, ये पॉइंट हो गया C। फिर ऐसे जाकर के ये आपका हो गया, यहाँ पे हो गया फ्रैक्चर। तो इस पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं C, और ये जो नीचे वाला है ये है आपका D।
ठीक, ये हो गया E, और यहाँ का जो मैक्सिमम है इसको बोल दिया हम लोग F, और जहाँ पे फ्रैक्चर कर गया इस पॉइंट को बोल देते हैं हम लोग G। ठीक, आपका जो A है ये है प्रोपोर्शनल लिमिट। ठीक, देखिए बहुत लोग करते क्या हैं, ठीक है, पहले इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद हम जो कॉमन मिस्टेक होती है उसको बताते हैं लोग कर क्या देते हैं। आपका जो A है इसको बोलते हैं हम लोग प्रोपोर्शनल लिमिट। ठीक, नेक्स्ट पेज पे लिख रहे हैं हम, आपका जो A है इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट, प्रोपोर्शनल। और आपका जो B है ये है आपका इलास्टिक लिमिट। इसका मतलब समझिए, ठीक, यहाँ से B पॉइंट तक, ठीक, मटेरियल जो है वो आपका इलास्टिक है, इलास्टिक बिहेवियर देगा। मीन्स यदि इस पॉइंट पर से लोड आप हटा देंगे, ठीक, अनलोड कर देंगे, तो ये फिर ये जो आपका जीरो है, ठीक, ये जीरो पर आ जाएगा। मीन्स जो स्ट्रेन इसमें आया था, ठीक, जैसे यदि आप इसके बीच में, ठीक, जो आपके पास इलास्टिक लिमिट है, इलास्टिक लिमिट के बीच में आप ला करके लोड को हटा देते हैं, मीन्स अनलोड कर देते हैं, तो ये पूरा का पूरा अपना जीरो को आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक इसका जो बिहेवियर होगा वो इलास्टिक बिहेवियर होगा। तो इलास्टिक लिमिट का मतलब ये है, ये आपका C जो है इसको बोलते हैं हम लोग अपर यील्ड पॉइंट। और जो D है इसको बोल देते हैं लोअर यील्ड पॉइंट। इसके बाद आपका जो E है ये यहाँ से आपका स्ट्रेन हार्डनिंग होना स्टार्ट कर देता है। ये आपका अपर यील्ड पॉइंट है, ये आपका लोअर यील्ड पॉइंट है। यहाँ इस E से, ठीक, जब आप जब लोअर यील्ड पॉइंट तक स्ट्रेस लगा देते हैं, लोड दे देते हैं, तो इसके बाद आपका जो मटेरियल होता है, ठीक, ये बिना लोड बढ़ाए, ठीक, आप लोड को नहीं बढ़ा रहे हैं, फिर भी इसमें स्ट्रेन आ रहा है, मीन्स फिर भी डिफॉर्मेशन हो रहा है एक कांस्टेंट लोड पे। जैसे यदि आप इसको ऐसे देखना चाहें, ठीक, जैसे इसको हम लोग सिग्मा 1 बोल दें, ठीक, और इस चीज़ को सिग्मा 2 बोल दें, ठीक, और ये आपका हो गया सिग्मा 3, और ये आपका हो गया सिग्मा 4। तो सिग्मा 4 का मतलब ये है कि जैसे पॉइंट डी पर आपने, जब आपका मटेरियल, एक ऐसा समय आता है कि जब आप अपने स्टील को लोड देते जाते हैं, ठीक, एक लोड के बाद आपका लोड बढ़ नहीं रहा है, ठीक, आप उसके ऊपर स्ट्रेस नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका स्ट्रेन जो है वो बढ़ते जा रहा है। जैसे देखिए सिग्मा 4 वाले स्ट्रेस पे, ठीक, इसका स्ट्रेन जो है कंटिन्यूअस बढ़ते हुए इधर आ रहा है। यदि इसको आप एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2, एप्सिलॉन 3, एप्सिलॉन 4 करें तो, ठीक, यहाँ जो है इतने दूर तक आप देख रहे होंगे कांस्टेंट लोड है, ठीक, कांस्टेंट स्ट्रेस है, फिर भी इसके अंदर स्ट्रेन आ रहा है। अब E के बाद फिर स्ट्रेन हार्डनिंग होना स्टार्ट कर देगा, मीन्स अब आपको फिर से लोड लगाना होगा स्ट्रेन लाने के लिए। तो पॉइंट E को हम लोग बोल देते हैं स्टार्ट ऑफ स्ट्रेन हार्डनिंग। तो पॉइंट आपका जो E है ये है स्टार्ट ऑफ स्ट्रेन हार्डनिंग। मीन्स यहाँ से पॉइंट E से आपका स्ट्रेन हार्डनिंग होना स्टार्ट कर देगा। और जो पॉइंट F है, ठीक, ये जो पॉइंट F है ये आपके मटेरियल का अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, ठीक, इससे ज़्यादा आपका मटेरियल स्ट्रेंथ नहीं ले पाएगा, इससे ज़्यादा आपका मटेरियल स्ट्रेस को नहीं ले पाएगा, ठीक। जैसे इस चीज़ को यदि आप यहाँ से खींचना चाहें, ठीक, और सिग्मा 5 बोलना चाहें, तो ये मैक्सिमम स्ट्रेस है। इस स्ट्रेस के बाद आपका मटेरियल जो है
ठीक, वो ब्रेक होना स्टार्ट कर देगा। जैसे आप देख पा रहे होंगे ये जो पॉइंट जी है, यहाँ पर आकर के आपके मटेरियल ने फ्रैक्चर कर दिया, मटेरियल का जो है वो ब्रेक कर गया, फ्रैक्चर हो गया। ठीक, तो ये आपका जो है ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ है आपके मटेरियल का, और जी जो है अल्टीमेट स्ट्रेंथ, और जो जी है ये आपका जी है फ्रैक्चर पॉइंट। इसके बाद मटेरियल फ्रैक्चर हो गया, मटेरियल में फ्रैक्चर आ गया, मटेरियल ब्रेक कर गया, मैं आपका जो मटेरियल था वो टूट गया। और जब माइल्ड स्टील आपका टूटता है, ठीक, माइल्ड स्टील में जब फ्रैक्चर आता है तो जो फेलियर इसमें आता है, ठीक, माइल्ड स्टील में जो फेलियर आता है, ये जो फेलियर होता है ना, कप कोन फेलियर होता है, कप कोन फेलियर इसको बोलते हैं। कप कोन फेलियर का मतलब ये है जो इसका फेलियर होगा वो कप और कोन के जैसे होगा। ठीक, कप और कोन के जैसे का मतलब ये हुआ कि इधर वाला जो पार्ट है वो कुछ ऐसे होगा और इधर वाला आपका जो है वो कोन जैसे होगा, जैसे कोन ऐसे होता है। ठीक, तो इस तरीके से ये निकल करके फेल होता है, तो इस चीज़ को कप कोन फेलियर बोलते हैं, जो इसमें कोन का फॉर्मेशन होगा। ठीक, बन नहीं अच्छे से पा रहा है, यदि हम क्या बोलते हैं इमेज लेके आए होते गूगल पे तो आप लोग काफ़ी अच्छे से समझ जाते हैं। तो इसमें जो फेलियर आता है उस फेलियर को हम लोग बोलते हैं कप कोन फेलियर। तो इसमें देखिए जोन को भी हम डिवाइड कर देते हैं। यहाँ से आपका जो था स्ट्रेन हार्डनिंग होना स्टार्ट कर दिया था पॉइंट ई से। थोड़ा पेन हम चेंज करते हैं, यहाँ पर भी लिख करके बता देते हैं क्या क्या कहानी है। ठीक, ये जो आपका बी पॉइंट तक है, यहाँ तक का एरिया, ठीक, इस जोन को बोलते हैं हम लोग इलास्टिक जोन। ठीक, इस जोन को बोलते हैं इलास्टिक जोन। इलास्टिक जोन, इसको इलास्टिक जोन क्यों बोलते हैं? यदि आप बी पॉइंट तक उसको लोड करके अनलोड करेंगे तो वो पुनः अपनी पुरानी अवस्था को वापस आ जाएगा। ठीक, उसमें कुछ भी परमानेंट जो है परमानेंट स्ट्रेन नहीं आएगी। ठीक, जितना आपका जैसे आपने किसी भी मटेरियल को ऐसे खींचा, ठीक, खींचने के बाद यदि उसको आप इलास्टिक पॉइंट तक ले जा करके छोड़ दे रहे हैं, ठीक, उसमें इतना इलोंगेशन हुआ है तो वो फिर से पूरा आपके पुराने अवस्था में आ जाएगा, इतने बराबर आ जाएगा। तो इस जोन को जो है, इस जोन को हम लोग बोल देते हैं इलास्टिक जोन। और इसके बाद यहाँ से आपका जो जोन स्टार्ट होता है, इस जोन को बोल देते हैं हम लोग इलास्टोप्लास्टिक जोन। ठीक, इसमें कुछ बिहेवियर इलास्टिक जैसा भी होता है, कुछ बिहेवियर प्लास्टिक जैसा भी होता है। तो इस जोन को बोलते हैं हम लोग इलास्टोप्लास्टिक जोन। तो ये है आपका इलास्टोप्लास्टिक जोन, इलास्टोप्लास्टिक जोन। ठीक, और ये आपकी जो कहानी है पूरी, यहाँ के बाद यहाँ से लेकर के आगे तक की, ये जो है इसको बोलते हैं हम लोग प्लास्टिक जोन। ये है आपका प्लास्टिक जोन। ठीक, और जो डी से ई तक हो रहा है, ठीक, जो मटेरियल में डी से ई तक का जो इम्पैक्ट आ रहा है, जो प्रभाव आ रहा है, ठीक, इसमें आप देख रहे होंगे कि मटेरियल में बिना लोड बढ़ाए, ठीक, एक कांस्टेंट लोड पे, कांस्टेंट स्ट्रेस पे इसमें कंटिन्यूअस स्ट्रेन आना स्टार्ट हो गया पॉइंट ई तक। ठीक, तो इस चीज़ को बोल देते हैं हम लोग प्लास्टिक फ्लो। तो ये जो डी से ई तक की कहानी है, ये है आपका प्लास्टिक फ्लो, ये है प्लास्टिक फ्लो। ठीक, ये है प्लास्टिक फ्लो। और हमने आपको बताया ही था कि ई से लेकर के एफ तक, मीन्स इस पॉइंट तक, यहाँ से आपकी स्ट्रेन हार्डनिंग होना स्टार्ट कर दी थी। पॉइंट ई से स्ट्रेन हार्डनिंग स्टार्ट होना हो चुकी थी और ये पॉइंट एफ पे जा करके कहानी इसकी ख़त्म होती है और जी पे तो फ्रैक्चर ही आ जाता है। तो ये स्ट्रेन हार्डनिंग की कहानी है। ठीक, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे पॉइंट एफ के बाद फिर से धीरे धीरे स्ट्रेस जो आपका था, लोड जो था वो घटना स्टार्ट हो गया और पॉइंट जी तक आते आते आपका मटेरियल ब्रेक कर गया, आपका जो स्पेसिमेन था वो टूट गया। और माइल्ड स्टील में जो फेलियर आता है वो कप कोन शेप का फेलियर आता है, तो इस फेलियर को बोलते हैं कप कोन फेलियर। तो देखिए ये जो बेसिक पॉइंट था, ठीक,
इस चीज़ को बोल देते हैं हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम और इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। ठीक, देखिए जनरली लोग मिस्टेक करते क्या हैं, कुछ कुछ बुक में भी मिस्टेक होता है। ये जो आपका एंगल है, ठीक, इसको हम किससे दिखाएं, ये कलर शायद विजिबल होगा। ये जो एंगल होता है ना, ये ग्रेटर देन 89 डिग्री होता है और लेस देन 90, मीन्स 90 से 89 के बीच का ये एंगल होता है। 89 डिग्री से ज़्यादा होगा, 90 से कम होगा। लेकिन लोग खींच कितना देते हैं इसको, जैसे एग्ज़ाम में लोग देने लगते हैं या फिर कॉलेज के भी टीचर उसको मारते हैं यहाँ से ऐसे, ठीक, ऐसे ले गए आपका, फिर मार देते हैं ये भाई साहब। वो लोग, कुछ लोग 45 तक दिखा देते हैं, कुछ लोग 60 तक दिखा देते हैं, कुछ लोग यहाँ तक कि 30 डिग्री तक भी ला करके बना देते हैं। लेकिन ये एक्चुअली में होता कितना है, ग्रेटर देन 89 डिग्री। 89 डिग्री से ज़्यादा होता है ये और 90 से कम होता है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखे रहिएगा, क्योंकि आप लोग हमसे पढ़े हुए हैं या फिर किसी आप अच्छे टीचर से पढ़ेंगे। जैसे आप जब कंपटीशन की तैयारी करने जाएंगे तो अच्छे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करेंगे तो वहाँ के जो टीचर होते हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से बताते हैं, तो वो लोग भी इसी चीज़ को बताएंगे। तो बाकी हम लोग अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला जो है टॉपिक है, ये है हुक्स लॉ। ठीक, तो हुक्स लॉ क्या बोलता है, बाकी हमने तो उसी चीज़ में हुक्स लॉ को कवर कर डाला। ठीक, हुक्स लॉ कुछ नहीं है। हुक्स लॉ ये बोलता है जब आप मटेरियल को लोड कर रहे हैं, ठीक, कहाँ तक लोड कर रहे हैं भाई, आप जब मटेरियल को इलास्टिक लिमिट तक लोड कर रहे हैं, मीन्स पॉइंट बी तक जब आप मटेरियल को लोड कर रहे हैं, ठीक, पॉइंट बी तक जब आप मटेरियल को लोड कर रहे हैं तो उस समय जो आपका स्ट्रेस होगा वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होगा। मतलब ये सिग्मा जो आपका होगा, सिग्मा मतलब स्ट्रेस, ये प्रोपोर्शनल होगा आपके स्ट्रेन के। कब, जब आप मटेरियल को इलास्टिक लिमिट तक लोड करेंगे तब। ये आपका जो बोलता है ये हुक्स लॉ बोलता है। तो इसको नोट करके आप ऐसे लिख सकते हैं, इट state when a material is loaded, when a material is loaded within, ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, within, when material is loaded within its elastic limit, its elastic limit मीन्स पॉइंट बी तक, जो आपका पॉइंट बी था, बी तक, जब पॉइंट बी तक आप इसको लोड कर रहे हैं तो क्या होगा, द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जब आप मटेरियल को इलास्टिक लिमिट तक लोड करेंगे, ठीक, तो उसमें क्या होगा कि आपका जो स्ट्रेस होगा, ठीक, वो आपके स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होगा, मीन्स सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन। और आप जानते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी की जो साइन होता है, ठीक, इस चीज़ को हटाने के लिए आपको एक कोई न कोई कांस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसको अब लोग, यदि हम लोग हटाते हैं तो एक कांस्टेंट जुड़ जाता है ई, ठीक, और इस ई को बोलते हैं हम लोग, ई आपका क्या है, ई है आपका कांस्टेंट, कांस्टेंट, और इसको बोलते हैं यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, ठीक, इसको बोलते हैं यंग्स मॉडुलस, या फिर इसको बोल देते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, सॉरी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इसको बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इस चीज़ को बोल देते हैं हम लोग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये होता है बेसिकली हुक्स लॉ। हुक्स लॉ आपका क्या बोलता है, यदि आपका जो मटेरियल है वो इलास्टिक लिमिट तक लोड किया जा रहा है, इलास्टिक लिमिट के अंदर, तो उसके बीच में जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो वेरिएशन होगा
तो स्ट्रेस यदि आप बढ़ाएंगे तो स्ट्रेन आपका बढ़ता जाएगा, वो भी मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कहने का मतलब ये है, जो आपका स्ट्रेस है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो उसका जो बिहेवियर है वो कुछ इस तरीके से होगा। ये आपका हुक्स लॉ कहलाता है। बाकी एक सेकंड थोड़ा सा हम चेक करें कि रिकॉर्डिंग ऑन है कि नहीं। ओके, तो रिकॉर्डिंग ऑन है। क्या होता है कि कभी कभी बीच में रिकॉर्डिंग्स बंद हो जाती हैं, जिसके कारण होता ये है कि हम कंटिन्यूस आगे पढ़ाते चले जाते हैं और बीच में पूरी कहानी छूट जाती है, तो फिर दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ता है। अगला हम लोगों का टॉपिक है, ये टॉपिक है इलास्टिक कांस्टेंट। तो हमने अभी एक कांस्टेंट के बारे में तो पढ़ ही चुका, जिसको बोल देते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई। हाँ, इसके अलावा दो आपके पास और होते हैं, ये बेसिकली 3 तरीके के होते हैं। एक है आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जिसको ई से डिनोट कर देते हैं। आपका जो दूसरा है ये है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिसको जी से दिखा देते हैं, जी से डिनोट कर देते हैं। और तीसरा हम लोगों के पास आ जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग बल्क मॉडुलस। इसको आप लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में भी पढ़े होंगे, ठीक, बल्क मॉडुलस, जिसको डिनोट कर देते हैं हम लोग के से। तो आपने इसके बारे में तो पढ़ ही लिया, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको यंग्स मॉडुलस भी बोलते हैं। ये होता क्या है, ये होता ये है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, एक सेकेंड, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस डिवाइडेड, शायद यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि यहाँ तक तो हमारी फ़ोटो ही आ जा रही होगी, वीडियो ही आ जा रहा होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट पेज पे क्या कवर करेंगे, यहीं बगल में कवर कर लेते हैं। तो इक्वल टू होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इक्वल टू हो गया आपका सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। ये है आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और दूसरा आपके पास है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, दूसरा है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसको डिनोट करते हैं हम लोग जी से। और ये क्या होता है भाई, ये होता है आपका शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शियर स्ट्रेन। दूसरे शब्दों में यदि आप बोलना चाहें तो जो आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ये क्या है, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का ठीक रेशियो है। और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को यदि आप बोलना चाहें तो इसको बोल सकते हैं शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन का ये है रेशियो है, ठीक। और तीसरा आपके पास है बल्क मॉडुलस, ये आपका है इट इज़ द रेशियो ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेन, डायरेक्ट। तो जो आपका बल्क मॉडुलस है, बल्क मॉडुलस को के से डिनोट करते हैं, ये है आपका रेशियो डायरेक्ट स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का रेशियो है। तो इस चीज़ को बोल देते हैं बल्क मॉडुलस, ठीक। ये हो सकता है कि 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, हाँ, इलास्टिक कांस्टेंट के बारे में बताइए, या फिर ये भी पूछ सकता है कि बल्क मॉडुलस क्या होता है, इस चीज़ को बता दीजिए, या फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या है इसको बता दीजिए। और लास्ट टॉपिक हम लोगों का आज का ये है, ठीक, लास्ट टॉपिक है पॉइजन रेशियो। तो ये देखिए, इस चीज़ को पॉइजन रेशियो को हम लोग डिनोट कर देते हैं म्यू से। और एक दिन क्या पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि एक होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और एक होता है लेटरल स्ट्रेस, लेटरल स्ट्रेन, ठीक। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का मतलब ये है, जैसे ये आपका एक मेंबर है, इस मेंबर में आपने टेंसाइल फोर्स लगाया, ठीक, टेंसाइल फोर्स लगाया, ये इसका एक्सिस है, और इसमें आपने टेंसाइल फोर्स लगाया टी, तो इसके लेंथ में इंक्रीमेंट हो गई, ठीक, इसका लेंथ बढ़ के कुछ इतना हो गया, पहले यल था, ठीक,
अब इसका जो लेंथ है वो बढ़ करके यल प्लस डेल्टा यल हो गया। ठीक, यल प्लस डेल्टा यल हो गया। यल प्लस डेल्टा यल हो गया। लेकिन जो पहले इसकी विड्थ बी हुआ करती थी, ठीक, ये आपकी घट गई, ये घट करके बी माइनस डेल्टा बी हो गई। तो ये जो आपका स्ट्रेन आया, ठीक, जो लेंथ बढ़ी, ठीक, तो लेंथ के डायरेक्शन में जो लेंथ बढ़ गया इसको बोल देते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक, जो इसकी विड्थ घट गई, ठीक, इस विड्थ को बोल देते हैं हम लोग लेटरल स्ट्रेन। तो जो पॉइजन्स रेशियो होता है ये यही बताता है। बताता क्या है? ये आपका लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के रेशियो को बताता है। ठीक, लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल, ठीक, माइनस साइन के साथ। माइनस साइन इसलिए क्योंकि इसकी लेंथ में डिक्रीमेंट हो रहा है। लेंथ, और लेंथ कह रहे हैं भाई साहब, इसकी जो विड्थ है ये घट रही है, ये माइनस की ओर जा रही है, कम हो रही है, इसलिए माइनस साइन के साथ इसको डिनोट करते हैं। तो बेसिकली पॉइजन्स रेशियो क्या होता है? लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो होता है। इस चीज़ को बोल देते हैं हम लोग पॉइजन्स रेशियो, और इसको डिनोट कर देते हैं हम लोग म्यू से। रिलेशन बिटवीन ई, जी, के और यू। ई था आपका जिसको बोलते थे यंग्स मॉडुलस, और आपका जो जी था इसको हम लोग बोलते थे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और जो के है इसको बोलते हैं हम लोग बल्क मॉडुलस, और साथ ही साथ इसमें म्यू है जो है आपका पॉइजन रेशियो। तो इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम एक क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे, और लास्ट में हम आपको बताएंगे थर्मल स्ट्रेसेस के बारे में। थर्मल स्ट्रेस क्या होता है। इसी के साथ ये आपका थर्ड जो है लेक्चर समाप्त होगा। इसके बाद एक फोर्थ लेक्चर आएगा जिसमें हम प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में आपको बताएंगे, जो यूनिट 1 का लास्ट लेक्चर होगा। तो आइए बिना देर करते हुए हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मेरा नाम विकास यादव है, और ये AKTU सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए सीरीज चल रही है, और ये यूनिट फर्स्ट है। तो हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, आपको याद हो तो उसमें हमने आपको बता दिया था मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसमें हमने आपको बताया था लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इसके रेशियो को हम लोग बोल देते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बताया था, बल्क मॉडुलस बताया था, बल्क मॉडुलस बताया था। साथ ही साथ हमने इसके बाद आपको एक और चीज़ बताई थी, पॉइजन्स रेशियो। इस पेज पे पॉइजन्स रेशियो आपका क्या होता है? लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक, जो लेटरल स्ट्रेन आता है और जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आता है, दोनों का यदि रेशियो आप ले लेते हैं तो उस चीज़ को हम लोग बोल देते हैं पॉइजन्स रेशियो। और लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को हमने पिछले लेक्चर में काफ़ी अच्छे तरीके से बता रखा है। तो अब आइए आज रिलेशनशिप के बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक, यंग्स मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसके बाद आपका थर्ड है आपका बल्क मॉडुलस और पॉइजन्स रेशियो। इन तीनों के बीच में रिलेशन देखते हैं। इनके बीच में 4 रिलेशन है। ठीक, पहला जो है ये है E = 3K 1 - 2 म्यू। यहाँ पे आप देख रहे होंगे E जो है यंग्स मॉडुलस है, G जो है शियर मॉडुलस है। शियर मॉडुलस को मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी बोलते हैं। पॉइंटर हमें दिख नहीं रहा है, एक सेकेंड, एक्चुअली कलर की प्रॉब्लम है, तो इसको बोल देते हैं हम लोग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। और जो के यहाँ पे ये जो के है, लेजर पॉइंट कहाँ गया, ये जो के है, के, इस के को बोल देते हैं हम लोग बल्क मॉडुलस। इसके बारे में आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से जान रहे हैं, पिछले लेक्चर में हमने बताया था। और 1 - 2 म्यू, म्यू आपका है पॉइजन रेशियो। तो ये पहला आपका रिलेशनशिप है। दूसरा ये है E = 2G 1 + म्यू। तीसरा जो है E = 9Kg 3/3K + G। और चौथा जो है म्यू = 3K - 2G 6K + 2G। तो इससे रिलेटेड आइए एक क्वेश्चन करते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और अच्छे तरीके से डेवलप हो जाएगा। तो
इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो AKTU में पूछा भी गया है। उससे पहले हम अपना पेन को थोड़ा सही कर लें। ठीक, तो क्वेश्चन ये है कि डिटरमाइन द पॉइजन रेशियो एंड बल्क मॉडुलस, मीन्स म्यू बताइए और बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस का मतलब के बताइए। ठीक, के की वैल्यू ऑफ अ मटेरियल फॉर विच यंग मॉडुलस इज 120 गीगापास्कल एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज 48 गीगापास्कल। मीन्स आपके पास जो गिवन है डेटा जो दिया है, गिवन डेटा में आपके पास क्या क्या है यदि आप देखना चाहें तो पहला आपके पास है यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस को हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू दे दिया है 120 गीगापास्कल। इसको हम लोग न्यूटन पर एमएम में कन्वर्ट करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 1.2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। इसके बाद दूसरा आपके पास दे दिया है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये रहा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं। इसी को शियर मॉडुलस भी बोलते हैं। इसकी जो वैल्यू है आपको दिया है 48 गीगापास्कल। इसको भी हम लोग न्यूटन पर एमएम में कन्वर्ट कर लेते हैं, एमएम स्क्वायर में। तो ये आपका आ जाएगा 4.8 10⁴ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए पूछा गया है, पहला इसका क्वेश्चन ये है कि पॉइजन रेशियो बताइए। पॉइजन रेशियो, पॉइजन रेशियो। दूसरा आपसे पूछा है बल्क मॉडुलस बताइए। तो इसके लिए देखिए हम लोग करेंगे क्या, पीछे हमने आपको रिलेशनशिप बताया है, ठीक, जिसमें पॉइजन रेशियो, ठीक, और जो है आपका यंग्स मॉडुलस है और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इन तीनों के बीच में आप रिलेशनशिप देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये जो है, ठीक, ये आपका यंग्स मॉडुलस हो गया, ये शियर मॉडुलस हो गया, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये आपका पॉइजन रेशियो हो गया। मीन्स इस फार्मूले को हम लोग आगे यूज कर सकते हैं। यदि इसका हम लोग यूज करेंगे तो आपका पॉइजन रेशियो म्यू की वैल्यू निकाली जा सकती है। तो ये जो फार्मूला है ये क्या है, E = 2G 1 + म्यू। अब करना कुछ नहीं, बस वैल्यू रख देना है। वैल्यू यहाँ पे E का है 1.2 इंटू 10⁵ = 2 इंटू जी की वैल्यू है 4.8 10⁴ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, क्योंकि हम लोग यूनिट, ये यूनिट लेके चल रहे हैं न्यूटन पर एमएम स्क्वायर वाली, तो सेम यूनिट में रखेंगे। और यहाँ पे आपका 1 हो गया प्लस म्यू हो गया। अब ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, तो ये आपका 1 + म्यू = हो जाएगा 1.2 10⁵ डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4.8 10⁴। ठीक, तो जब इसको आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 12, क्योंकि ये जाएगा तो यहाँ पे आपका 1 बचेगा। ठीक, मीन्स आप जो 4 को कट करेंगे तो ये जो 1 बचेगा, मीन्स 10 यहाँ पे बचेगा, तो 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1.2 में, तो ये आपका आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4.8, तो ये आपका आ जाएगा 1.25। तो अभी देखिए इधर 1 + म्यू = 1.25 आ गया। तो यहाँ से आपके म्यू की वैल्यू आ जाएगी 0.25। तो आपने एक पार्ट को कैलकुलेट कर लिया। वैसे जिस टाइम पे पूछा था उस टाइम पे क्या होता था कि पेपर आपके 70 मार्क्स के होते थे। अब यदि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये 10 मार्क्स में आएगा। तो इस चीज़ को आप लोग नोट की रहिए, क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन का मतलब 5 का एक। इसमें देखिए दूसरा क्वेश्चन ये पूछा है बल्क मॉडुलस, यानी के की वैल्यू बताइए। तो बल्क मॉडुलस के लिए देखिए इसमें कौन सा फार्मूला सूटेबल होगा। ठीक, कौन सा फार्मूला बल्क मॉडुलस के लिए सूटेबल होगा। तो आपके पास देखिए यंग्स मॉडुलस ये हो गया। इसके बाद बल्क मॉडुलस ये जो हमें निकालना है, और पॉइजन रेशियो हमने निकाल रखा है। ठीक, यानी पहले वाले फार्मूले को यूज करेंगे तो अगला पार्ट हम लोग निकाल सकते हैं।
तो आइए इसको यूज करते हैं। तो a इक्वल टू क्या था, 3k 1 माइनस 2 म्यू। तो e की वैल्यू पीछे गिवन है, ये है 1.2 इंटू 10⁻5 इंटू 3, के आपको निकालना ही है 1 माइनस 2 म्यू। म्यू अभी हम लोग निकाले हैं 0.25, ठीक, इट्स 0.25 okay. Then this is a very simple calculation and we can calculate the value of k. So k equal to 1.2 into 10⁻5, okay, divided by 3 into 1 minus 2 into 0.25. After doing all calculation, the value of k will be, you will get 8 into 10⁻4 Newton per mm square. So this is the value of k, means bulk modulus. So friends, this is the procedure how you can calculate the value of Poisson's ratio and bulk modulus. This is very simple calculation. In semester exam, these types of questions will be asked in 10 marks. So please pay more attention on it. ओके, सो इसको काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये 10 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक। बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बनती है कि इस बार इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएं। तो तीसरा टॉपिक हम लोगों का जो है ये है थर्मल स्ट्रेस, ठीक। थर्मल से आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ये हीट ऊट की कहानी कुछ चल रही है। तो टेम्परेचर में इंक्रीमेंट हो या फिर डिक्रीमेंट हो, उसके कारण जो आपका स्ट्रेस आने वाला है, ठीक, इस स्ट्रेस को हम लोग बोल देते हैं थर्मल स्ट्रेस। और देखिए स्ट्रेस आने के लिए, अच्छा हम आपसे एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछें, ओके। द क्वेश्चन इज, दिस इज योर बार मीन्स मेंबर, एनी मेंबर, एंड नाउ यू आर हीटिंग दिस, ओके। यहाँ से आप इसको हीट कर रहे हैं, बर्नर आपने लगा दिया, ठीक, ये आप हीट कर रहे हैं। तो क्या होगा कि इधर भी एक्सपेंशन होगा और कुछ इस साइड में भी एक्सपेंशन होगा। यदि हम आपसे पूछें कि बताइए इसमें स्ट्रेस आया, इसमें स्ट्रेस आया, आप इसको हीट कर रहे हैं, ठीक, तो एक्सपेंशन इधर भी इसकी लेंथ में इंक्रीमेंट हो रहा है, इधर भी इसके लेंथ में इंक्रीमेंट हो रहा है। यदि हम आपसे क्वेश्चन पूछे कि इसमें बताइए स्ट्रेस आया, तो कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा या कुछ लोगों का आंसर होगा यस, कुछ लोगों का आंसर होगा नो। तो जिनका आंसर है नो वो सही है। सही इसलिए है क्योंकि हमने आपको बताया कि स्ट्रेस आने के लिए भाई, ठीक, स्ट्रेस इसमें तब आएगा जब इसमें फोर्स आएगा, ठीक। इस पर तो फिलहाल में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा है। जब एक्सटर्नल फोर्स लगता है तब बॉडी रेजिस्ट करती है, जिसके कारण इसमें स्ट्रेस आना स्टार्ट होता है। इसमें क्या है, इसमें ये फ्री है, इधर भी मूव कर जा रहा है, इधर भी मूव कर जा रहा है, लेंथ बढ़ जा रही है, कोई स्ट्रेस नहीं। यदि अब हम आपसे पूछें, ठीक, इसी बार को हमने अभी भी सेम बार है, ठीक, और इसको इस तरफ से, एक तरफ से हमने इसको कर दिया फिक्स, ठीक, और इधर से भी कर डाला फिक्स, और अब हम इसको कर रहे हैं हीट, ठीक। टेम्परेचर हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं बार में। यहाँ पे भी हमने टेम्परेचर को बढ़ा रहा था, आप टेम्परेचर को घटा भी सकते हैं। तो यदि जब हम यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि ये बार इधर एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा और इधर भी एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा। तो जब ये कोशिश करेगा तो इसके कारण इन दोनों के बीच में आपका फोर्स जनरेट होगा, ठीक। तो इसके कारण आपका इसमें एक स्ट्रेस आएगा और इस स्ट्रेस को हम लोग बोल देते हैं थर्मल स्ट्रेस, ठीक, थर्मल स्ट्रेस। तो ये है थर्मल स्ट्रेस की कहानी। यदि हम टेम्परेचर डाउन कर दें, मीन्स टेम्परेचर में गिरावट कर दें, जैसे इनिशियल इसके पास जो टेम्परेचर था, ठीक, इनिशियल जो टेम्परेचर था ये 25 डिग्री का था, ठीक, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसको हमने और ठंडा कर दिया और टेम्परेचर इसका गिरा करके हमने कर दिया 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या होगा कि इसके अंदर सिकुड़न आएगी, लेकिन हमने यहाँ से इस पॉइंट और इस पॉइंट पर से फिक्स कर रखा है, ठीक। तो ये इधर तो जा नहीं पाएगा इस डायरेक्शन में,
तो होगा क्या कि कंप्रेस होने के कारण, सिकुड़न होने के कारण भी इसमें स्ट्रेस आएगा, और उस स्ट्रेस को हम लोग फिर क्या बोलेंगे, वो भी स्ट्रेस जो होगा उसको भी हम लोग बोलेंगे थर्मल स्ट्रेस। तो थर्मल स्ट्रेस की कुछ कहानी ऐसी है, और थर्मल स्ट्रेस को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, तो ये रहा फार्मूला। ठीक, थर्मल स्ट्रेस इक्वल टू अल्फा इंटू डेल्टा टी ई। देखिए अल्फा क्या है, अल्फा आपका है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, डेल्टा टी क्या है कि कितना इसमें टेम्परेचर में चेंज आया, ठीक, कितना टेम्परेचर बढ़ा और गिरा, और ई तो आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से जान रहे हैं, तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसी के साथ थर्मल स्ट्रेस को आज हम लोग समाप्त कर दिए।